हेलो एवरीवन। आज आपके ओ लेवल कंप्यूटर का सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास आप सभी के हो चुके हैं एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन जो कि मैंने लाइव लिया था। आज भी मैं लाइव ही करने वाली थी बट किसी कारणवश मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा कहीं पे, तो इसलिए क्लास लाइव नहीं हो पाई है। बट कल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल आपको क्लासेस 2 बजे लाइव मिलेगा। एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन होंगे और आप सभी जो ओ लेवल कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप यूपीपीसीएल के लिए, यूपीपीसीएस आरओ यारो के लिए, हाई कोर्ट आरओ यारो के लिए, या फिर ऐसा कोई भी परीक्षा जहाँ पे ओ लेवल कंप्यूटर पूछे जाते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो कल का सेशन आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं गोल्ड सोल्यूशन से करा रही हूँ, तो इसमें आपको ओ लेवल कंप्यूटर में 9 चैप्टर पढ़ने हैं। तो 9 चैप्टर को सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हुए हैं और साथ में ही एमसीक्यूज़ वाले यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो आज के सेशन में, आज के वीडियो में आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और आंसर मिलने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का लाइव सेशन ज्वाइन करना आप लोग ना भूलें और सभी अपना अपना आंसर भी करें, क्योंकि ओ लेवल कंप्यूटर की क्वेश्चंस आप सभी के तैयार होंगे। तो कल आपके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी और सभी अपना अपना जितना भी ज्ञान है आपको ओ लेवल कंप्यूटर के बारे में, अपना अपना ज्ञान आप सभी दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, B5A16 को ऑक्टल में चेंज करिए। अब ये आप सभी जान रहे होंगे कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करने को कह रहा है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है उसमें टोटल 16 नंबर होते हैं, इसीलिए इसका बेस 16 होता है। 0 से 9 तक का नंबर होता है और बाकी सारे जो नंबर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट किया जाता है, यानी ए बी दिया हुआ है ना, इसी तरीके से ABCD EF तक होता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इस नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में चेंज करने के बाद उसको ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे। तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? पहले हेक्साडेसिमल नंबर के जो प्लेस वैल्यू है, हेक्साडेसिमल नंबर को उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्लेस वैल्यू है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, तो ये डेसिमल रूप में आ जाएगा। सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बना दूंगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करते टाइम पे हेक्साडेसिमल नंबर को उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद इसको ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद ये धारण कर लेता है डेसिमल रूप को, और डेसिमल रूप को उसके बाद हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो B5A16 ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको पहले हम प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है? पहले B है तो B इंटू 16, ये जो बेस है 16 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये सेकंड वाला क्या है? 5 है, 5 इंटू बेस 16 पे पावर 1, प्लस थर्ड वाला क्या है? A है, A इंटू बेस 16, 16 टू द पावर 0, 2 1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। B इंटू 16 का स्क्वायर 256 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 1, यानी 16 को एक बार इंटू करना है तो 16 ही आएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 16 प्लस A इंटू 16। अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो वैल्यू आपका 1 आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? तो यानी A इंटू 1। अब इसको सॉल्व करिए। अभी मैंने आपको बताया कि 0 से 9 तक नंबर होता है और बाकी सारे नंबर्स को अल्फ़ाबेट में प्रेजेंट किया जाता है। तो अल्फ़ाबेट वाले जो नंबर होते हैं 5 ABCDEF, ये सारे नंबर होते हैं और इन सभी नंबर का वैल्यू भी होता है। सबको अलग अलग वैल्यू से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे A का नंबर होता है, A का 10, A क्या होता है? 10 होता है। B क्या होता है? 11 होता है। इसी प्रकार से C 12 होता है, D 13 होता है, E 14 होता है। ठीक है, F आपका 15 हो गया। तो इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? B है, यानी 11 है, तो B की जगह पे 11 पुट कर देंगे इंटू 256 प्लस 5 इंटू 16, और उसके बाद प्लस A है। A को क्या बताया मैंने? A को 10 बताया मैंने, तो A की जगह पे 10 पुट कर दिए इंटू ये 1। बस अब इसको सॉल्व कर देना है।
256 इंटू 11 2816 प्लस 16 5 80, 10 1 10 और इन सारे को ऐड कर देंगे तो 2906 ये आ गया डेसिमल फॉर्म। क्या आ गया? डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म को ऑक्टल में चेंज करेंगे। डेसिमल फॉर्म को ऑक्टल में चेंज करें, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर से बताइएगा। अब इसे हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। बाइनरी आप चेंज करना सभी जानते होंगे, बाइनरी चेंज करना आप सभी जानते होंगे। ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? तो जो भी डेसिमल आया नंबर, जो भी लास्ट में आया आपका जो शेष बचा, उसको यहाँ लिखेंगे जैसे कि आप एलसीएम देते हैं, जैसे कि आप बाइनरी निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, मतलब किससे सॉल्व करेंगे? 8 से सॉल्व करेंगे। 8 ऑक्टल नंबर जो है, ऑक्टल नंबर उसका बेस 8 होता है। ऑक्टल नंबर का बेस, जैसे कि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, उसी तरीके से ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। ठीक है, 0 से 7 तक, 0 1 2 3 इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुए। टोटल 8 हुए, इसीलिए ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। और जो बेस होता है, बेस से ही इसको हमें सॉल्व करनी है। जैसे कि अभी आपने हेक्साडेसिमल का 16 से सबको सॉल्व करते देखा है, b इंटू 16, फिर 5 इंटू 16, फिर a इंटू 16। उसी तरीके से ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसीलिए 8 से इन सारे को, जितने भी नंबर आएंगे उस सारे को 8 से ही सॉल्व करेंगे। तो 8 से करेंगे इसको तो कितना आया? 8 3 ज़ा 24 होता है। 8 3 ज़ा 24 होता है और बचा कितना? 25 26 27 28 29, 5 बचा, यानी ये 50 हो गया। यहाँ 0 था, अब ये 50 हो गया। 8 6 ज़ा 48 होता है, 8 6 ज़ा 48 होता है, यानी अब यहाँ पे 2 बच गया, यानी 26 हो गया। 8 3 ज़ा 24, फिर 8 3 ज़ा 24 करेंगे तो यहाँ पे 8 3 ज़ा 24 करेंगे, लेकिन यहाँ पे 26 था, अब 24 हो गया। बचा कितना? 2 बचा। तो जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। सभी समझ में आ गया? जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 8 4 ज़ा 24, फिर आपका बचेगा 3, फिर 8 5 ज़ा 40, शेष कितना बचा? 3 बचा, यहाँ लिख देंगे। फिर 8 से सॉल्व करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 तो 45 है, बचा कितना? 5 बचा। और बस अब क्योंकि 8 से ये नंबर छोटा है 5, तो अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो क्या आपका ऑक्टल क्या निकला? 5 5 3 2, ये आपका शेष निकला, ऑक्टल नंबर निकला 5 5 3 2। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, तो इसलिए बेस 8 लिख देंगे, यानी B5A16 का ऑक्टल नंबर 5532 बेस 8 होगा। सभी को क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी कि आपको क्लियर है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक सामान्य कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्णित कीजिए। ये 2019 का प्रश्न है। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। कंप्यूटर के ऐसे भागों को हार्डवेयर कहा जाता है जिन्हें कि छुआ और महसूस किया जाता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे हार्डवेयर है जिसे कि हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, अलग अलग तरीके के हार्डवेयर होते हैं, जिनसे कुछ कंप्यूटर के अंदर लगते हैं और कुछ कंप्यूटर के बाहर लगते हैं। तो आगे आपको कंप्यूटर के अंदर लगने वाले हार्डवेयर कंपोनेंट्स का उल्लेख किया गया है। तो कंप्यूटर के ये जो कंपोनेंट्स हैं वो आमतौर पर हर सामान्य कंप्यूटर में होते हैं। आमतौर पर हर सामान्य कंप्यूटर में ये कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? मदरबोर्ड, कुछ बाहर लगे होते हैं कंप्यूटर के, कुछ अंदर सिस्टम में लगे होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, रैम, वीडियो कार्ड, ऑप्टिकल ड्राइवर, CPU, पावर सप्लाई, हार्ड ड्राइव, कार्ड रीडर। ठीक है, यहाँ कुछ नीचे आपको सामान्य हार्डवेयर के कंपोनेंट्स की लिस्ट है जो कि लगभग हर कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से कनेक्ट होते हैं। टैबलेट्स, लैपटॉप और नोटबुक्स में ये कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर ही लगे होते हैं। क्या क्या? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, बैटरी बैकअप, प्रिंटर, स्पीकर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। अब नीचे आपको कुछ यहाँ पे ये
हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर के बाहर लगते हैं, लेकिन ये कंपोनेंट्स बहुतायत में नहीं मिलते, जिसकी वजह ये है कि या तो अब ये कंप्यूटर के अंदर ही लगे होते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी ने इसकी जगह ले ली है। वो है साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस, एक्सटेंशन कार्ड, मॉडेम, स्कैनर, प्रोजेक्ट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जॉयस्टिक, वेबकैम, माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसका फ़ायदा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या गुण होता है, वो सारी चीज़ आपको बतानी है। तो कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर की कुछ खास विशेषताएं जिन्हें कंप्यूटर के लाभों में भी गिना जा सकता है, जैसे कि हाई स्पीड यानी तीव्र गति। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर अपने कार्य बहुत ही तेज़ी से करता है, तीव्र गति से करता है। आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर जिसका मुख्य उद्देश्य अरिथमेटिकल और लॉजिकल कार्य करना होता है, अति तीव्र गति जो कि कई गीगा हर्ट्ज में हो सकती है से अपने कार्य को कर सकता है। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से कार्य करता है, ये कंप्यूटर की विशेषता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, विशुद्धता होती है। कंप्यूटर अरिथमेटिकल एवं लॉजिकल कार्य बहुत अधिक शीघ्रता से और अत्यधिक सटीकता से करता है, जो कि मनुष्य के लिए कर पाना मुश्किल है। ठीक है। संचालन में बहुत उपयोगी होता है। वर्सटाइल इन ऑपरेशंस, कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे कि मूवी प्ले करना, गाने प्ले करना, गेम्स खेलना, बिजनेस वाले कोई कार्य करना यानी व्यापारिक काम करना, शोध कार्य और विभिन्न प्रकार के विश्लेषण करना, सैन्य कार्य करना, सैंपुलेशन प्रदान करना, एसेट्रा। ये सारा मतलब कि संचालन में भी बहुत उपयोगी होता है कंप्यूटर। अत्यधिक स्टोरेज की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा स्टोर हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर के पास में। टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण के कारण स्टोरेज के उपकरणों की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है और इनके मूल्य बहुत कम हो गए हैं। कंप्यूटर अब टेराबाइट्स में डाटा स्टोर कर सकता है। बिना थके कार्य करने की क्षमता होती है कंप्यूटर के पास। ठीक है। मनुष्य के विपरीत कंप्यूटर बिना थके लगातार बहुत देर तक एक ही तरह का काम सुलभता से कर सकता है। इंसानों की तरह नहीं कि अब कर लिए तो थक गए, अगर थकने के बाद भी अगर करेंगे तो हो सकता है कि माइंड डाइवर्ट है या थका हुआ है तो कुछ गलती हो जाती है। कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही वो काम करता है जैसे कि इससे पहले काम किया है। अगला प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले जानिए, और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा है, 2009 में, 2010 में, 11 में, 19 में भी पूछा गया है। ठीक है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वो अंग होता है जिसे ना तो छुआ जा सकता है और ना ही महसूस किया जा सकता है, जिसके विपरीत हार्डवेयर होता है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर अंगत प्रोग्राम होते हैं जिसे कि हम ना छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वो सभी प्रोग्राम आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल इत्यादि पर रन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले समझिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ये इतना इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से मुझे सुने तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उद्देश्य किसी खास एप्लीकेशन या टास्क को करना होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर आते हैं उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो कि दिए गए टास्क के अनुसार कार्य करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? पहला, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उपयोग त्रुटिहीन डॉक्यूमेंट्स को बनाने, त्रुटिहीन, ठीक है, एररलेस, और उसमें कुछ बदलाव करने के लिए यानी संशोधित करने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जो भी हम टेक्स्ट करते हैं उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज़, जिन्हें बहुत सारे टूल्स की सहायता से फॉर्मेट किया जा सकता है। इमेजेस को स्टोर किया जा सकता है, टेबल और एडवांस्ड ग्राफिक्स स्टोर किए जा सकते हैं। इनमें मेल मर्ज, टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो कैरेक्ट,
ऑटो करेक्ट जैसे एडवांस टूल मौजूद होते हैं। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में क्या क्या मौजूद होते हैं? मेल मस्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट जैसे एडवांस टूल्स मौजूद होते हैं। वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से हैं? तो वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं, जैसा कि कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देता है कि वर्ड प्रोसेसर इन ऑप्शन में से कौन कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड स्टार है, वर्ड परफेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अगला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग डाटा को टेबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। टेबल वर्कशीट में स्टोर होती है और वर्कशीट वर्कबुक में स्टोर होती है। बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने के अलावा डेटा पर विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन और विश्लेषण यानी एनालिसिस भी किए जा सकते हैं। स्प्रेडशीट मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, वित्तीय, डेट टाइम आदि बिल्ट इन फंक्शन प्रदान करता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डाटा पर आधारित कई प्रकार के चार्ट और ग्राफ बनाए जा सकते हैं। स्प्रेडशीट का उपयोग एडवांस्ड रिपोर्ट जैसे कि पाइवोट चार्ट और रिपोर्ट चार्ट के लिए भी किया जाता है। ठीक है, एडवांस्ड रिपोर्ट जैसे कि पाइवोट चार्ट और रिपोर्ट बनाने के लिए भी होता है। इसके उदाहरण हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1, 2, 3 एक्सेट्रा। उदाहरण आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग स्लाइड्स बनाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ स्लाइड्स बनाने के लिए किया जाता है, जिसके ज़रिए से दर्शकों को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है, दर्शकों को सारे इन्फॉर्मेशन दिखाए जाते हैं। स्लाइडों में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, चार्ट, ग्राफ एक्सेट्रा मौजूद हो सकते हैं। इन स्लाइडों को और स्लाइड पर मौजूद कंटेंट को कई इफ़ेक्ट्स के साथ में एनिमेट भी किया जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इन स्लाइडों को और एवं स्लाइड पर मौजूद कंटेंट को कई इफेक्ट के साथ में एनिमेट भी किया जा सकता है, एनिमेशन किया जा सकता है। कई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंफॉर्मेशन को नॉन लीनियर तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि प्रेजी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जिसे कि नॉन लीनियर तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फ्लैश, स्वे इत्यादि। अगला डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और डेटा का आपस में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। डाटा को इंटीग्रेट करके विभिन्न एप्लीकेशन के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स की पेशेवर, ठीक है, DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स की प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। DTP सॉफ्टवेयर का ये अलग अलग प्रकार के पब्लिशिंग एप्लीकेशन प्रस्तावित करता है। खास एप्लीकेशन में न्यूज़लेटर, विज्ञापन, लेटर हेड, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, सूची, पुस्तकें, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, मैगजीन इत्यादि शामिल हैं। DTP सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर इत्यादि। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सभी समझ गए होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मशीन के अधिक निकट होते हैं। मशीन के, समझ रहे हैं आप ना, लाइनक्स, ये सारे मशीन से अधिक निकट होते हैं और जिनमें निचले स्तर के प्रोग्राम होते हैं। ये सीधे तौर पर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। सीधे तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मनुष्य और मशीन के बीच का इंटरफेस प्रदान करता है। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामों को इंस्टॉल करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम को इन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो अब आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणियाँ। पहला, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक ही यूज़र लॉग ऑन हो करके काम कर सकता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक ही यूज़र्स लॉग ऑन करके काम कर सकता है। सबसे प्रसिद्ध सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे प्रसिद्ध सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डॉस आपसे पूछा जाए क्या है, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक यूज़र सिस्टम पर लॉग ऑन कर सकते हैं, एक से अधिक, इसलिए इसका नाम है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस पर एक साथ काम भी कर सकते हैं। विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। तीसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम मेमोरी में लोड किए जा सकते हैं। तो इसके बाद सीपीयू एक बार में एक प्रोग्राम को मेमोरी में लेता है और प्रोसेस करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही आप सभी समझ रहे होंगे। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत समीप है, क्योंकि इसमें भी एक साथ प्रोग्राम प्रोसेस कार्य एकजुट हो सकते हैं। इसमें भी एक साथ प्रोग्राम प्रोसेस कार्य एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। पांचवा, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर्स कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर्स कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं और इसलिए एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को प्रोसेस कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स। उदाहरण आप सभी को याद होना चाहिए। अगला, छठा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम में प्रोसेस करता है, यानी जैसे ही डाटा उसके पास आता है वो उसे प्रोसेस करता है, इसलिए इसका नाम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो भी बिना किसी देरी के। प्रोसेसिंग टाइम में भी ना के बराबर टाइम लगता है, प्रोसेसिंग करने में भी बहुत कम समय लगता है, मतलब ना के बराबर। रियल टाइम में प्रोसेस करने के अलावा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सुनिश्चित करता है कि कार्य बिना किसी देरी के प्रस्तावित समय के अंदर ही अंदर पूरा हो जाए। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न खत्म होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल आपको इसमें 23 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का वर्णन कीजिए। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंकों की सहायता से नंबर्स को दर्शाया जाता है, इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। ये 2 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। केवल बाइनरी नंबर में 0 और 1 का ही यूज़ होता है। तो जिस प्रकार की पोजिशनल नोटेशन डेसिमल नंबर सिस्टम से इस्तेमाल होती है, जिस प्रकार से पोजिशनल नोटेशन बाइनरी नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होती है, उसी प्रकार की पोजिशनल नोटेशन बाइनरी नंबर सिस्टम में भी प्रयोग की जाती है। हालांकि बाइनरी नंबर सिस्टम में पोजिशनल नोटेशन सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम की ही तरह होता है, लेकिन 10 की पावर की जगह पे 2 की पावर का यूज़ किया जाता है। 10 की पावर की जगह पे 2 पावर का यूज़ किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? एडिंग होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइजेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी एडिशन, ये रूल आप देख लीजिए, क्योंकि इसी रूल से आप बाइनरी को चेंज कर सकते हैं, यानी बाइनरी नंबर को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये रूल्स आपको अगर याद रहेंगे तो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। बाइनरी एडिशन में डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह ही बाइनरी एडिशन होता है। बाइनरी एडिशन के नियम है 0 + 0, यहाँ पे दिया ही है, 0 + 0 हो तो 0 करेंगे, उसका वैल्यू 0 निकलेगा। 0 + 1 करने पर 1 आना चाहिए, 1 + 0 करने पर 1 आना चाहिए और 1 + 1 करने पर 0 आना चाहिए, एंड कैरी ओवर ऑफ 1। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में कैरी ओवर्स भी डेसिमल अरिथमेटिक की तरह ही किया जाता है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में एक सबसे बड़ा अंक होता है। तो कोई भी सम जो कि एक से बड़ा हो, उसमें अतिरिक्त उत्पन्न अंक को कैरी ओवर किया जाता है।
ठीक है, एडिंग आप समझ गए, ये ऐड करने का रूल है। 0 + 0 दिया हो तो वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए, 0 + 1 के फॉर्म में हो तो 1 आनी चाहिए, 1 + 0 हो तो 1 आनी चाहिए, 1 + 1 हो तो 0 आनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है ऐड करने के लिए। अगर आपको इस तरीके से ऐड करना हो डेसिमल में 110 + 111, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे? अगर आपको रूल याद हो तो यहाँ पे मैं आपको रूल भी दिखा दे जल्दी हो ताकि सॉल्व हो जाए अच्छे से। तो 1 पहले तो इस तरीके से लिख देंगे 110, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे, 110, और ऐड करने के लिए बोल रहा है 111 में। तो रूल आपको याद हो तो 0 और 1, 0 और 1 क्या 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 और 1 क्या यहाँ पे है 0 है ना, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। और इसी प्रकार से 1 1 जो है यहाँ पे हम 1 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये है रूल, ये आपका वैल्यू निकलेगा। अगला बाइनरी सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करने का क्या नियम है? बाइनरी सब्सट्रैक्शन के नियम है 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0 आएगा, और 0 - 1 1 होगा। 1 बोरो के साथ में, मतलब साथ में 1 भी होना चाहिए। जैसे कि आपको माइनस करने के लिए दिया है 1001 - 101, तो इसको माइनस कीजिए, 1001 - 101 करेंगे तो 1 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 में से 1 माइनस करने पे रूल क्या है 0 आने का, तो 0 होगा, वैसे भी 0 ही आती है। 0 और 0 को माइनस करेंगे तो 0 और 0 का देखा आपने 0 ही आया, तो यहाँ पे इसका मतलब 0 ही होगा। और 0 में से 1 को माइनस करेंगे, यानी 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये रूल होता है सब्सट्रैक्ट का। अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की नियम है 0 × 0 0 होता है, 1 × 0 0, 0 × 1 0 आना चाहिए, और 1 × 1 1 आना चाहिए। रूल आप समझ गए? 0 × 0 0 × 0, 1 0 × 0, 0 1 × 0, 1 1 × 1। चलिए, जैसे ये उदाहरण यहाँ पे दिया है कि आपको 100 में 11 को इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको 1 0 × 0, 1 0 × 0, 1 1 × 1, फिर इस तरीके से इसी तरीके से ये भी आ जाएगा 1 0 × 0, 1 0 × 0, 1 1 × 1, और सॉल्व करने पे 1 1 0 आएगा। और बाइनरी डिवीज़न, चौथा है बाइनरी डिवीज़न किस प्रकार से करते हैं? तो ये रूल होता है डिवीज़न का। 0 का डिवाइड करेंगे 1 से तो 0 आएगा, और 1 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 आना चाहिए। ये है रूल बाइनरी डिवीज़न का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर की तुलना कीजिए। इन तीनों में आपको डिफरेंस बतानी है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बीच तुलना। ये है कंपाइलर, ये है इंटरप्रेटर और ये है असेंबलर। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन करता है और फिर कोड में जितने भी एरर हो उन्हें उनकी पंक्तियों के नंबर के साथ में प्रस्तुत करता है। इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक एक पंक्ति करके स्कैन करता है। यदि पंक्ति में एरर होती है तो उसे उसी समय हटाना ज़रूरी है, तभी अगली पंक्ति स्कैन होती है। क्योंकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखी होती है, असेंबली लैंग्वेज में लिखी इंस्ट्रक्शन को अपने बराबर की मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अतः असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन और मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन में सीधा संबंध होता है। असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में और मशीनी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में सीधा संबंध होता है। प्रोग्राम को सबसे पहले सभी एरर को हटाना पड़ता है। ठीक है, कंपाइलर में प्रोग्राम को सबसे पहले सभी एरर को हटाना पड़ता है और फिर प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। यदि प्रोग्राम एरर फ्री होगा तो कंपाइलर मशीन कोड उत्पन्न करता है। वहीं इंटरप्रेटर पंक्ति में से एरर के हटते ही वो पंक्ति मशीन कोड में परिवर्तित हो जाती है और इंटरप्रेटर अगली पंक्ति पर चला जाता है। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन करता है, इसलिए ये मशीन कोड उत्पन्न करने में थोड़ा धीमा होता है।
क्योंकि इंटरप्रेटर तुरंत ही मशीन कोड उत्पन्न करने के बाद अगली पंक्ति पर चला जाता है, तो ये कंपाइलर से अधिक तेज काम करता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर से अधिक तेज काम करता है। असेंबली लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन के दौरान, असेंबली से मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्जन के दौरान सोर्स प्रोग्राम केवल मशीन में कन्वर्ट होता है, जिसे कि कंप्यूटर का प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंपाइलर प्रोग्राम में कामयाबी के साथ में कंपाइल होने के बाद और मशीन कोड उत्पन्न होने के बाद कंपाइलर को मेमोरी में से हटाया जा सकता है, क्योंकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एक एक पंक्ति करके स्कैन करता है, तो इसका मेमोरी में तब तक रहना आवश्यक है जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है इंटरप्रेटर का। तो इन तीनों में तुलना आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? की क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? की क्या होता है? डाटाबेस में कितने प्रकार के कीज होते हैं, कितनी कुंजियां होती हैं? रिलेशनल डाटाबेस कंप्यूटर डेटाबेस जिसमें सारा डाटा रिलेशनल यानी जिन्हें टेबल कहा जाता है में रोज और कॉलम्स आप समझ रहे हैं ना, रोज और कॉलम्स में स्टोर करता है। हर टेबल में कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, इन रिकॉर्ड्स को टपल कहा जाता है, और हर रिकॉर्ड को एक जैसे फील्ड यानी एक जैसी एट्रीब्यूट से पहचाना जाता है, जिसमें एक अद्वितीय यानी यूनिक वैल्यू होती है। हर टेबल कम से कम एक फील्ड किसी दूसरे टेबल के साथ में शेयर करती है, जो कि 1 to 1, 1 to many या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के रूप में हो सकती है। ये रिलेशनशिप डाटाबेस यूजर को असीमित तरीके से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है और टेबल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में आपस में कंबाइन करता है, जिससे जटिल और विशाल डेटाबेस का निर्माण किया जा सके। 3 लोकप्रिय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, कौन कौन से? ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर और माइस्क्यूएल यानी MySQL। 3 प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर और MySQL। DBMS में निम्न प्रकार की कीज होती हैं। DBMS में निम्न प्रकार की कीज होती है जिनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। रिलेशन डाटाबेस में निम्नलिखित प्रकार के कीज होते हैं, कौन कौन से कीज होते हैं? सुपर की होता है, सुपर की एक या एक से अधिक की का समूह होती है जो कि किसी टेबल में रोज को पहचानने का काम करती है। प्राइमरी की एक टेबल के उस फील्ड या एक फील्ड के समूह को कहते हैं जो कि डाटाबेस टेबल की किसी भी रो और रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचान करके निकालता है। प्राइमरी की कॉलम में कोई भी वैल्यू NULL नहीं हो सकता है, नल नहीं हो सकता है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है जो कि एक या एक से अधिक फील्ड्स का समूह हो सकती है। जब एक से अधिक फील्ड्स मिलकर के प्राइमरी की बनाती है तो उन्हें कंपोजिट की कहा जाता है। यदि आपके टेबल में प्राइमरी की बनी हुई है तो उसमें आप किसी भी 2 रिकॉर्ड्स के लिए एक से वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में अंतर पूछ रहा है, तो किस किस चीज़ के आधार पर? लाइसेंसिंग के आधार पर, प्रोडक्ट का मूल्य के आधार पर, प्रोडक्ट का उदाहरण सॉफ्टवेयर, वेंडर पर निर्भरता, अपडेट में सुधार। तो ये है ओपन सोर्स और ये है प्रोप्राइटरी। लाइसेंसिंग के आधार पे बात करें तो ओपन सोर्स यूज़र स्वयं लाइसेंसी होती है। इसमें उन्हें सॉफ्टवेयर को कॉपी करने का, मॉडिफाई करने का और शेयर करने का अधिकार प्राप्त होता है। वहीं प्रोप्राइटरी में लाइसेंसिंग यूज़र लाइसेंस होल्डर होते हैं, वे प्रोडक्ट को कॉपी, मॉडिफाई और शेयर नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट का वैल्यू के आधार पे बात करें तो ओपन सोर्स में मुफ्त होता है और प्रोप्राइटरी आमतौर पर ये मुफ्त नहीं होता है। उदाहरण है सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स में पाइथन, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, MySQL, GIMP, लिनक्स। ये है उदाहरण ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर का। कौन कौन से हैं सॉफ्टवेयर? प्रोप्राइटरी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फोटोशॉप, कॉल ऑफ ड्यूटी, विंडोज़, iOS और iTunes। अब वेंडर पर निर्भरता ओपन सोर्स में कैसे निर्भरता है? तो यूज़र कभी भी
दूसरे ओपन सोर्स प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है या फिर उसे मॉडिफाई कर सकता है। वहीं प्रोप्राइटरी में यूज़र सपोर्ट और अपडेट के लिए हमेशा वेंडर पर निर्भर रहता है। अपडेट और सुधार की बात करें तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स का एक पूरा समाज है जिनके पास विविध प्रकार की विशेषज्ञता है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के सुधार की ओर कार्यरत है। वहीं प्रोप्राइटरी में वेंडर का सॉफ्टवेयर के अपडेट और नए फीचर डालने पर पूरा अधिकार होता है। तो ये तुलना किस आधार पर तुलना हो रही थी वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रैम और रोम में अंतर बताइए। रैम और रोम में आपसे पूछ रहा है कि अंतर क्या है। तो इसका अंतर तो आप सभी निकाल ही लिए होंगे। परिभाषा के आधार पे बतानी है आपको, पूर्ण रूप के आधार पर क्या क्या उपयोग है। रोम की परिभाषा है, रैम की परिभाषा है, रैम एक प्रकार का डाटा संग्रहित करने का रूप है जिसमें कि डाटा को किसी भी समय किसी भी क्रमांक में किसी भी भौतिक स्थान से हासिल किया जा सकता है, जिससे डाटा तीव्र रूप से एक्सेस किया जा सकता है और उसमें बदलाव किया जा सकता है। रोम भी एक प्रकार का डाटा संग्रहित करने का ही रूप है जिसमें कि डाटा में सरलतापूर्वक बदलाव नहीं किया जा सकता। रोम में ऐसा इंस्ट्रक्शन संग्रहित होती है जो कि कंप्यूटर को बंद करने पर भी चलती रहती है। ये इंस्ट्रक्शन यानी आदेश और कमांड्स हार्ड वरीड यंत्र तंत्र होती है, यंत्रस्थ होता है, ठीक है, हार्ड वायर्ड, सॉरी, ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये कमांड जो है, ये आदेश जो है वो हार्ड वायर्ड यंत्रस्थ होती है। अब पूर्ण रूप की बात करें तो रोम का फुल फॉर्म है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या उपयोग है? रैम कंप्यूटर को तीव्रता से डाटा पढ़ने की योग्यता प्रदान करती है और तीव्र गति से एप्लीकेशन चलाने की समर्थता प्रदान करती है। ये डाटा को पढ़ने और लिखने की समर्थता भी प्रदान करता है। वहीं पे रोम ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करके रखती है जिनका उपयोग कंप्यूटर को बूट करने के लिए होता है। समझ रहे हैं आप? बूट करने के लिए रोम केवल डाटा को पढ़ने की अनुमति प्रदान करता है। अस्थिरता और स्थिरता की बात करें तो रैम अस्थिर मेमोरी होता है, यानी इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर के बंद होने पर भी नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर के बंद होने पर ये नष्ट हो जाता है। इसे रैम में जो डेटा होती है, मेमोरी होती है, वो अस्थिर होता है और मेमोरी में से मिट जाता है। वही रोम की बात करें तो ये स्थिर मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसका डाटा बरकरार रहता है, मिटता नहीं है। रैम के प्रकार है, रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम के प्रकार हैं पी रोम, ई पी रोम और डबल ई प्रोम, ठीक है, 3 प्रकार के रोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ALU का माइक्रो कंप्यूटर में क्या कार्य होता है? ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका माइक्रो कंप्यूटर में क्या काम होता है? अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल काम करता है। ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मूल अंग है और सबसे सरल माइक्रो प्रोसेसर में भी कम से कम एक ऐसा ALU होता है जो कि समय को बनाए रख सके। आधुनिक CPU और GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली और जटिल ALU होता है। किसी भी एक कंपोनेंट के कई ALU हो सकते हैं। प्रोसेसर के अधिकतर कार्यों को एक या एक से अधिक ALU करता है। एक ALU इनपुट रजिस्टरों में से डाटा को लोड करता है। एक एक्सटर्नल कंट्रोल यूनिट फिर ALU को बताती है कि कौन सा काम उस डाटा पर करना है। कंट्रोल यूनिट फिर से ALU को बताती है कि कौन सा काम उस डाटा पर करना है और उसके बाद ALU रिजल्ट्स यानी नतीजों को आउटपुट रजिस्टर में स्टोर करता है, संग्रहित करता है। अन्य मैकेनिज्म डाटा को रजिस्टर्स में मेमोरी के बीच ले जाते रहते हैं। और सरल ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेशंस, अधिकांश ALU निम्नलिखित ऑपरेशन कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं? इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी जमा, घटा, गुणा और विभाजन कर सकते हैं। बीट वाइज लॉजिक ऑपरेशन यानी एंड, नॉट, OR, XOR।
बीट शिफ्टिंग ऑपरेशन यानी किसी शब्द को बाएं या दाईं ओर स्थानांतरित करना या फिर घुमाना। शिफ्ट की 2 से गुणा यानी 2 से मल्टीप्लिकेशन या 2 से डिवाइस के रूप में व्याख्या की जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, बायोस क्या है? बायोस क्या है? बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। IBM कंपैटिबल कंप्यूटरों में फर्मवेयर के इंटरफेस का एक माना हुआ मापक है। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस का बूट फर्मवेयर रन करता है। बायोस का मुख्य कार्य सिस्टम की डिवाइसेस जैसे कि वीडियो डिस्प्ले कार्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि को टेस्ट करना है और इनिशियलाइज करना है। इससे मशीन ऐसी अवस्था के लिए तैयार हो जाती है जिसमें कि सॉफ्टवेयर को लोड किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके और कंप्यूटर का नियंत्रण दिया जा सके। इस प्रक्रिया को बूटिंग या बूटअप कहते हैं, जो कि बूट स्ट्रैपिंग का छोटा रूप है। बायोस प्रोग्राम एक चिप पर संग्रहित होता है और ये विभिन्न डिवाइसेस में सहायक चिप सेट के साथ कार्य कर सकता है। ये एक छोटी लाइब्रेरी प्रदान करता है जिसमें कि इनपुट आउटपुट के बेसिक फंक्शंस होते हैं, जिन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, डिस्प्ले इत्यादि के लिए कॉल किया जाता है। IBM के PC और AT के रूप में पेरिफेरल कार्ड जैसे कि हार्ड ड्राइव, कंट्रोलर और वीडियो डिस्प्ले एडॉप्टर का अपना स्वयं का बायोस होता है, जो कि अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर, जो कि बेसिक फर्मवेयर से आधुनिक है, एप्लीकेशंस के लिए रिप्लेसमेंट सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंटिंग डिवाइसेस किसे कहते हैं? विभिन्न पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम बताइए। पॉइंटिंग डिवाइस एक इनपुट कराने का माध्यम होता है जो कि यूजर को लगातार बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल डाटा इनपुट करने में सहायक होता है। कैट सिस्टम और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़र को फिजिकल इशारों के माध्यम से डाटा प्रदान करने और नियंत्रण करने, जैसे कि पॉइंट करना, क्लिक करना, ड्रैग करना, ये सारी चीज़ों को करने का अनुमति देता है। जैसे उदाहरण है, माउस को डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हिलाने से माउस के स्विच सक्रिय हो जाते हैं। माउस को अगर डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हिलाया जाए तो माउस का जो स्विच है वो सक्रिय हो जाता है और पॉइंटिंग डिवाइस के हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंट होता है। पॉइंट या कर्सर कहते हैं, कर्सर। हालांकि सबसे आम पॉइंटिंग डिवाइस माउस है, लेकिन कई अन्य पॉइंटिंग डिवाइस भी निर्मित किए गए हैं, जैसे कि लाइट पेन, स्टाइल्स, जॉय स्टिक, ये सारे जो हैं ये भी पॉइंटिंग डिवाइस हैं, एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित बाइनरी अंशों के डेसिमल नंबर लिखें। अब बाइनरी दिए हुए हैं, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। पहला है 0.112, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। प्लेस वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सारे को ऐड कर देना है। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 2 दिया है, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 से ही पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सारे को ऐड कर देंगे। तो पहला 1 है, 3 बार यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 111 है, तो बिल्कुल वैसे ही 111 बार में करनी है, मतलब 3 बार में 1 करना है। 1 इंटू प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है, टू द पावर -1। -1 पावर क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट में करके है, क्योंकि ये पॉइंट में करके दिया हुआ है, तो इसलिए ये माइनस होगा, ठीक है। तो 1 इंटू टू द पावर -1, इसी तरीके से दूसरा 1 टू द पावर -2, तीसरा 1 इंटू टू द पावर -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 करेंगे, तो 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, 8 से यदि 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 0.875 आ जाएगा। प्लेस वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। और प्लेस वैल्यू यहाँ पे 10 क्यों है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी अंश को अगर डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल क्या होगा, 10, उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 10 होता है, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी 0.112 का कितना निकला,
डेसिमल नंबर 0.875 बेस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा 11011.101 प्लेस वैल्यू बेस 2 है। तो इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। बेस से हम इसको सारे को पहले प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 दी पावर 4 है यानी 16, 2 दी पावर 3 है या 3 है यानी 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 दी पावर 1 2 होगा। इस तरीके से ये सारे इस तरीके से सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आएगा 27.265 बेस 10। इसको पॉज करके क्वेश्चन को देखिए और खुद से सॉल्व करिए। रूल आपको जैसे मैंने बताया बिल्कुल वही रूल आपको यूज़ करनी है। अगला क्वेश्चन है 6806 बेस 10 को बाइनरी और 7305 बेस 8 यानी ये ऑक्टल है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ये है हेक्साडेसिमल। तो अब बाइनरी और हेक्साडेसिमल ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में आपको चेंज करना है। बाइनरी को चेंज करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से, एलसीएम की तरीके से। जो रिमाइंडर बचे वो आप यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो इसको अगर करेंगे और बाइनरी में हमेशा 2 अंक होता है, 1 और 0 होता है, यानी आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे वो 1 0, रिमाइंडर जो आनी चाहिए वो 1 0 ही होना चाहिए। तो ये आपका बाइनरी निकल गया। और ऑक्टल को चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में तो आएगा आपका EC5। कैसे चेंज करना है मैंने रूल आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसको अगले सेशन में आपको सॉल्व करके समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या अंतर है? प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या अंतर है? ये है प्राइमरी स्टोरेज और ये है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को बाह्य यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेसिंग यूनिट डाटा को सीधे तौर पर एक्सेस कर सकती है। सेकेंडरी मेमोरी में पहले डाटा मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित होता है और फिर प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। प्राइमरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन सेमीकंडक्टर चिप में संग्रहित होती है। प्राइमरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन सेमीकंडक्टर चिप में संग्रहित होती है। सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से संग्रहित होती है और जैसे ही बिजली की सप्लाई बंद होती है डाटा डिलीट हो जाता है प्राइमरी मेमोरी में। और इसमें सेकेंडरी में संग्रहित इंफॉर्मेशन स्थायी होते हैं जब तक कि कोई उसे जानबूझ करके डिलीट ना कर दे। प्राइमरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन अस्थायी होते हैं, जैसे कि लाइट कट गया या फिर बंद कर दिया गया तो वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स की नेचर अलग होती है। रैम अस्थायी होता है और रोम स्थायी होता है। और सेकेंडरी में हमेशा नॉन वॉलेटाइल होती है। सेकेंडरी ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर से इंटरेक्शन बहुत तीव्र होता है। माइक्रो प्रोसेसर से इंटरेक्शन बहुत तीव्र होता है, तेज़ी से होता है। सेकेंडरी मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर से इंटरेक्शन में ये धीमी होती है। प्राइमरी मेमोरी की सीमित स्टोरेज क्षमता होती है। सेकेंडरी मेमोरी बड़ी मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकती है। प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं रैम, रोम, कैच मेमोरी, प्रोम, EPPROM, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी, USB ड्राइव, पेपर टेप, पंच कार्ड एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्टल नंबर 65123 बेस 8 को हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करनी है। तो इसके लिए क्या रूल होता है ये आप समझिए। ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप 1, ऑक्टल नंबर के हर अंक को यानी 6, 5, 1, 2, 3, 5 जितने भी अंक हैं 1, 2, 3 ये 5 अंक हैं, इस पांचों अंकों को उसके बराबर के 3 बीट के बाइनरी नंबर में आपको परिवर्तित करना है। यानी एक बॉक्स में आप सारे ये नंबर को लिख लीजिए और उसके बाद उसके नीचे ये 3 बीट में होना चाहिए। यानी 6 का करेंगे, 6 को करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 क्या बचा? 0 बचा, यहाँ पे 0 बचा। 3 को करेंगे 2 1 ज़ा 2,
और फिर ये क्योंकि 3 है तो 1 बचा, तो ये 1 यहाँ लिख देंगे, यानी क्या आएगा 1 1 0। 6 का बाइनरी 1 1 0, 6 का निकालेंगे तो 1 1 0। इसी तरीके से 5 का करेंगे 1 0 1, 1 का करेंगे 0 0 1, 2 का करेंगे 0 1 0, 3 का करेंगे 1 1 0 0 1 1। दूसरा स्टेप है, अब इन बाइनरी नंबरों को एक साथ लिखिए और फिर उन्हें 4 बीट में, अब तक आप 3 बीट में कर रहे थे, अब 4 बीट में समूहों में सीधे हाथ की ओर से विभाजित करें। तो ये जितने भी नंबर हैं, ये देख रहे हैं बाइनरी 1 0 1 करके दिया है, इसको 4 4 बीट में करनी है, 4 4 बीट में कर दिए। स्टेप थर्ड है, अब हर 4 बीट के समूह के बराबर का हेक्साडेसिमल कोड लिखिए। हेक्साडेसिमल कोड मैंने आपको बताया कि ए का कोड होता है 10, ठीक है, ए का 10 होता है। इसी तरीके से इसको आपको चेंज करनी है। 6 का करेंगे तो 0 1 1 0 ए का, यानी 10, 10 का अगर करेंगे तो 1 0 1 0 आएगा। 5 का अगर आप निकालते हैं 5 का तो 0 1 0 1 आएगा। 3 का अगर निकालते हैं तो 0 0 1 1 आएगा। तो ये तीनों स्टेप आप सभी समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ऑक्टल नंबर इसका डेसिमल हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 6A53 आएगा, 6A53 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर की बेसिक यूनिट्स बताइए। सीपीयू के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली उप यूनिटों के नाम एवं उनके कार्य बताइए। क्वेश्चन समझ गए आप? कंप्यूटर की संरचना को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। 3 भागों में, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का मुख्य दायित्व यूज़र से इनपुट लेना होता है, यूज़र से इनपुट लेना होता है, उस इनपुट को कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी बाइनरी लैंग्वेज 1 0 में परिवर्तित करना और लास्ट में उस परिवर्तित इनपुट को प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देना होता है। इनपुट यूनिट के अंतर्गत यूज़र से इनपुट लेने के लिए विभिन्न प्रकार के इनपुट उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, स्कैनर और माइक्रोफोन। ये है उदाहरण। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये इनपुट यूनिट से डाटा को इनपुट के तौर पर लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उस डाटा को उपयोग इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इसके बाद ये उपयोगी इन्फॉर्मेशन को आउटपुट यूनिट के हवाले करता है। सीपीयू के 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, ALU, CU और MU। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट और MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का दायित्व है कंप्यूटर में गणित की संख्याओं का हिसाब लगाना और लॉजिकल तुलनाएं करना। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करता है, विभिन्न भागों को विभिन्न आदेश देता है, संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट में पूरे कंप्यूटर को अपने में नियंत्रण रखता है। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत कंप्यूटर के CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी आती है। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत कंप्यूटर के CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी आती है। जितनी भी अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन होती है उनमें पैदा होने वाला बीज का आउटपुट CPU रजिस्टर में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल डाटा को रीड और राइट के दौरान होता है। कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का यूज़ डाटा में रीड और राइट के दौरान होता है। आउटपुट यूनिट CPU के द्वारा प्रोसेस किया गया डाटा प्राप्त करता है। आउटपुट यूनिट CPU के द्वारा प्रोसेस किया गया डाटा को प्राप्त करता है और ये डाटा बाइनरी के रूप में आउटपुट यूनिट को मिलता है, जिसे कि यूज़र समझ और पढ़ नहीं सकता। इसलिए इस डाटा को आउटपुट यूनिट पहले यूज़र को समझ आने वाली भाषा में परिवर्तित करता है, यानी इंग्लिश, हिंदी इत्यादि भाषा में, और फिर से आउटपुट उपकरण में प्रदर्शित कर लेता है। आउटपुट यूनिट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आउटपुट उपकरण आते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 18, मेमोरी का क्या कार्य होता है और उसकी मापक इकाइयाँ कौन सी होती हैं? अकाउंटेंसी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो अकाउंटेंसी आपका तैयार हो जाएगा। मेमोरी के कार्य,
वो फिजिकल डिवाइसेस जिसमें कि डाटा या प्रोग्राम संग्रहित होता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। डाटा और प्रोग्राम स्थायी या अस्थायी रूप में स्टोर करता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को 0 या 1 के रूप में प्रस्तुत करता है। हर बाइनरी डिजिट या बीट ऐसे किसी भी फिजिकल सिस्टम में स्टोर हो सकते हैं जो कि दो स्थायी यानी स्टेबल स्टेट में प्रस्तुत किए जा सके, 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी को आमतौर पर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से संबोधित किया जाता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है। आधुनिक प्राइमरी मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करती है, जिसमें सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर होते हैं। मेमोरी को बिट्स और बाइट्स में मापा जाता है। मेमोरी की विभिन्न मेमोरी यूनिट्स इस प्रकार हैं। एक बीट की वैल्यू मतलब एक बीट को 1 और 0 होता है। एक निबल 4 बीट्स के बराबर होता है। एक बाइट 8 बीट्स के बराबर होता है। एक किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। एक मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है। एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक बिट होता है 1 और 0, एक निबल होता है 4 बिट्स, एक बाइट्स होता है 4 बिट्स, एक किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स, एक मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट्स, एक गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट्स, एक टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट्स, एक पेटाबाइट्स होता है बराबर 1024 टेराबाइट के, एक एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है, एक जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है और एक योटाबाइट 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। तो 1208925819614629174707061776 बीट्स होते हैं टोटल इतने सारे बीट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तित करें। डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो 13, दूसरा 106 और तीसरा 84 है। इसको आप पॉज करके खुद से सॉल्व करके अपना आंसर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो ए आपका अगर 13 का आप डेसिमल फॉर्म में डेसिमल है उसे बाइनरी में आपको चेंज करनी है, तो बाइनरी से डेसिमल में परिवर्तित करें। 13 को अगर आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में 13 को करेंगे इस तरीके से 13 का, तो 101 में आपको लाना है 10 में आपको लाना है बाइनरी में चेंज करने के लिए, तो 1101 आएगा। ठीक है, 106 का 110101 आएगा, 84 का 10101000 आएगा। यदि बाइनरी टू डेसिमल आप करते हैं तो आपका बाइनरी अगर 10010 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे डेसिमल में लाने के लिए, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया है, तो ये 18 आएगा, इसको करेंगे तो 42 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस मशीन पर आश्रित रहती है, क्योंकि वो लैंग्वेज किसी कंपाइलर का इस्तेमाल करती है। जैसे सी प्लस प्लस फाइल को विंडोज़ पर कंपाइल करने पर एक्सिव फाइल उत्पन्न होती है और लिनक्स पर कंपाइल करने पर ओ फाइल उत्पन्न होती है .o। तो सी प्लस प्लस मशीन डिपेंडेंट हुई। वहीं पे जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड के कंपाइल होते हैं। कोड के कंपाइल होने पर बाइट कोड उत्पन्न होता है जो किसी भी प्लेटफॉर्म के अनुसार .exe फाइल उत्पन्न करता है। पाइथन में भी केवल एक ही बार कोड लिखना होता है और वो कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। तो ये लैंग्वेज मशीन पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन पर डिपेंडेंट होती है, जैसे सी प्लस प्लस, और कुछ मशीन पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, जैसे कि जावा, पाइथन एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ यानी जनरेशन्स का वर्णन करना है। कंप्यूटर की जितनी पीढ़ी अब तक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1940 से 1956 तक था, 1940 से 1956 तक था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1946 में प्रोफेसर जॉन मैचली और प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर इनियाक,
ठीक है, 1946 में प्रोफेसर जॉन मॉचली और प्रोफेसर जे प्रेस पैकर्ट ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर इनियाक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर डिज़ाइन किया। इसको यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ऑर्डिनेट्स कॉर्प्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमांड ने फाइनेंस किया था। यूनिवैक यानी यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर पहला जनरल पर्पस डिज़ाइन कंप्यूटर था जिसे एकेट एंड मॉचली कंप्यूटर कॉरपोरेशन ने 1951 में डिज़ाइन किया था। सबसे प्रसिद्ध यूनिवैक मशीन यूनिवैक फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे 1951 में बनाया गया था। कुछ अन्य प्रकार प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इडवैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर जो कि एक बाइनरी कंप्यूटर था, जबकि इनियाक IBM 701, IBM 650 डेसिमल कंप्यूटर थे। प्रथम जनरेशन की प्रमुख विशेषताएं हैं यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या विशेषताएं हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में? वे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के तौर पर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। वे केवल मशीन की लैंग्वेज समझते थे। पंच कार्ड की सहायता से इनपुट दिया जाता था। वे आकार में बहुत विशालकाय होते थे, जैसे इनियाक 1800 SQFT का क्षेत्र घेरता था। वे बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। इनियाक में करीब 17,500 वैक्यूम ट्यूब्स और 7,200 डायोड का उपयोग होता था। 17,500 वैक्यूम ट्यूब्स और 7,200 डायोड का उपयोग होता था, जिसकी वजह से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती थी। गर्मी को नियंत्रित करने के लिए बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती थी। मैग्नेटिक ड्रम के रूप में बहुत कम मेमोरी ही उपलब्ध होती थी। वे अपने कार्यों में काफ़ी अविश्वसनीय होते थे। ये है इनियाक, ये है यूनिवैक फर्स्ट, ये है यूनिवैक 110 सिस्टम और ये आप देख सकते हैं IBM 7094 है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 तक था, 1956 टू 1963 सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का स्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर ने ले लिया था। ट्रांजिस्टर आकार में बहुत छोटे होते थे लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स के सभी कार्य कर सकते थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं थी? ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया था। ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में गर्मी काफ़ी कम उत्पन्न होती थी, लेकिन गर्मी फिर भी इतनी अधिक होती थी कि कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती ही थी। कंप्यूटर काफ़ी छोटे, तेज़, सस्ते और विश्वसनीय हो गए थे। मैग्नेटिक कोर इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए होने लगा था। इससे स्टोरेज की क्षमता बढ़ गई थी। इन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होने लगा जो कि लो लेवल मशीन लैंग्वेज से सरल थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं यूनिवैक 1108, IBM 7094, हनीवेल 400 एसेट्रा। हनीवेल 400 एसेट्रा। तो ये है हनीवेल 400, ये आप देख सकते हैं, ये सिस्टम है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के एक आंदोलनकारी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC कहते हैं। IC सिलिकॉन चिप से बना हुआ सेमीकंडक्टर होता है जिस पर बहुत ही छोटे रूप में ट्रांजिस्टर रखे जाते हैं। इससे कंप्यूटर का आकार और अधिक छोटा हो गया और कंप्यूटरों की गति बहुत तेज हो गई। साथ ही कंप्यूटर सस्ते हो गए और गर्मी भी कम उत्पन्न होने लगी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा था। एक सिलिकॉन चिप जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, उस पर कई सारे ट्रांजिस्टर रखे जा सकते थे। IC के कारण कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हो गया। गर्मी बहुत कम उत्पन्न होने लगी। कंप्यूटर की गति बहुत तीव्र हो गई। कंप्यूटर सस्ते और विश्वसनीय हो गए। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाने लगा। इनपुट माउस और कीबोर्ड की सहायता से दिया जाने लगा। प्रोग्रामिंग इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग और आउटपुट के लिए प्रोग्रामिंग इनपुट के लिए और प्रोसेसिंग और आउटपुट के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे PDP-8, IBM 360, IBM 370 एसेट्रा। तो ये है PDP-8 सिस्टम, इस प्रकार का होता था। तीसरी पीढ़ी में IBM 360,
और ये है IBM 370। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1980। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI तकनीक के कारण हजारों लाखों IC एक चिप पर बनाए जा सकते थे, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। इन माइक्रो प्रोसेसर्स ने कंप्यूटरों के आकार को इतना छोटा कर दिया कि वे डेस्कटॉप पर रखे जा सकते थे। कंप्यूटरों की गति अत्यधिक तीव्र हो गई और कंप्यूटर का आकार और गर्मी उत्पादन अत्यधिक कम हो गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं हैं कि ये बहुत तीव्रता से कंप्यूटेशन होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटरों के आकार को इतना छोटा कर दिया कि वो एक डेस्कटॉप पर रखा जाने लगा या मोबाइल फ़ोन के रूप में हाथ में भी रखे जा सकते थे। ना के बराबर गर्मी का उत्पादन माइक्रो प्रोसेसर्स का उपयोग होने लगा था। मशीनों की विश्वसनीयता बढ़ गई थी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं IBM 4341 DEC 10। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर 1980 से करंट टाइम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, मतलब हम करंट टाइम पे जो है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण का रास्ता बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत मशीन को अपने आप निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की जाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी समांतर प्रोसेसिंग और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिस्टम निर्मित हो पाए। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिस्टम, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के कारण अत्यंत शक्तिशाली और तीव्र गति के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, उच्च स्तरीय लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि लिस्प, प्रोलोग इत्यादि का उपयोग, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग का अत्यधिक उपयोग, अधिकाधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि स्मार्टफोन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो अभी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए कीबोर्ड सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस है। इसमें कई सारे कीज़ होती हैं, कुंजियाँ होती हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं ABC, न्यूमेरिक कीज़ होते हैं 1 2 3 4, फंक्शंस की होते हैं डॉट वाले, स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड आमतौर पर टाइपराइटर के QWERTY के रूप जैसा दिखता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 102 QWERTY कीज़ तक होती है। विशेष कैरेक्टर के कीज़ में कई कैरेक्टर कीज़ जैसे कि अदृश्य कैरेक्टर, टैब, इंटर, स्पेस बार, कंट्रोल कीज़, एरो कीज़, होम की, डिलीट की, एस्केप की, इंसर्ट की, एरोस की और दिखने वाले कैरेक्टर जैसे प्लस, डॉट, स्टार एंड, परसेंटेज, डॉलर, स्लैश, @ ये सारी चीज़ें, ये कॉमा, ठीक है, ये सारे कीज़ होती हैं। इनपुट डिवाइस माउस एक हाथ में पकड़े जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसका आकार असली चूहे जैसा होता है। इसका उपयोग मॉनिटर पर अलग अलग स्थान पर पॉइंट करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसमें 3 मानक यानी 3 स्टैंडर्ड बटन होते हैं: लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन और मिडिल माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन का इस्तेमाल पॉइंट, क्लिक और डबल क्लिक और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। राइट माउस बटन का इस्तेमाल किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए होता है और मिडिल माउस बटन आमतौर पर स्क्रॉल व्हील के रूप में मौजूद होता है जिसका उपयोग स्क्रॉल करने के लिए होता है। ये विभिन्न प्रोग्राम के अनुरूप विभिन्न कार्य करते हैं। शुरुआती दिनों में माउस के अंदर एक ट्रैक बॉल होती थी जिसको घुमाने से मॉनिटर पर X और Y को ऑर्डिनेट पोजीशंस पैदा होती थी। मॉनिटर पर X और Y की को ऑर्डिनेट पोजीशंस पैदा होती थी और माउस पॉइंटर उसके हिसाब से स्क्रीन पर चलता था। ठीक है, X और Y पैदा होती थी। आजकल ऑप्टिकल माउस के अंदर ट्रैक बॉल के स्थान पर लाइट का इस्तेमाल होता है। लाइट के रिफ्लेक्शन से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर चलता है।
तो ये है स्क्रॉल बीच वाला, मिडल वाला, ये लेफ्ट वाली है प्राइमरी बटन, और ये है सेकेंडरी बटन राइट वाली। और बाकी इनपुट डिवाइस हैं लाइट पेन। लाइट पेन एक विशेष पेन जैसा डिवाइस होता है जिस पर कि मैग्नेटिक टीप लगा होता है। ये है लाइट पेन, ये आप देख सकते हैं। इस पे मैग्नेटिक टीप लगा होता है जिसकी सहायता से सीधे मॉनिटर पर लिखा जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन की किरणें CRT स्क्रीन पर फॉस्फर से लिप्त पिक्सल से टकराती है तो एक छोटा सा बिजली का धमाका होता है जो कि मैग्नेटिक टीप पहचान जाती है और मॉनिटर पर लिखती है। ये है लाइट पेन। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक लीवर जैसा डिवाइस होता है जिसे विभिन्न दशाओं में हिलाया जा सकता है। ये है जॉयस्टिक। ये कर्सर या ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्क्रीन पर नियंत्रित करता है, स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसका उपयोग वीडियो गेम्स में ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कि ट्रैक बॉल का कुछ हिस्सा बाहर नजर आता है जिसे हथेली से घुमाया जा सकता है। ये है ट्रैक बॉल। इससे स्क्रीन पर कोऑर्डिनेट पोजीशंस उत्पन्न होती है और कर्सर या ऑब्जेक्ट मूव करता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कि आवाज़ को इनपुट के तौर पर लेता है और उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का उपयोग चेक और ड्राफ्ट पर विशेष चुंबकीय इंक से लिखे MICR कोड को पढ़ने के लिए होता है जिससे चेक और ड्राफ्ट की वैधता जांची जाती है। OCR, ये आप देख सकते हैं MICR। OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज़ इमेजेस, स्कैन डॉक्यूमेंट और हस्तलिखित यानी हैंड राइटिंग टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए OCR का यूज़ किया जाता है। BCR का क्या यूज़ है? BCR यानी बार कोड रीडर। बार कोड का यूज़ उत्पादों के बार्स पर मौजूद इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये है, ठीक है, इस तरह के कोड को पढ़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ डॉक्यूमेंट पर गोलाई और रेक्टेंगल के रूप में चिन्हित डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये है OMR। अन्य आउटपुट डिवाइसेस हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट में ऐसे उपकरण होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मॉनिटर या फिर स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। बाजार में कई तरह के VDU उपलब्ध हैं जैसे CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, मॉनिटर, LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड, प्लाज्मा पैनल्स, टच स्क्रीन एसेट्रा। तो ये विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले मॉनिटर हैं उपलब्ध। कैथोड रे ट्यूब जिसका शॉर्ट फॉर्म CRT होता है। तो CRT मॉनिटर में एक फास्फोर कोडेड डिस्प्ले होता है जिसका यूज़ इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। CRT मॉनिटर के पीछे इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करती है। इलेक्ट्रॉन बीम पिक्सल की पंक्तियों यानी रोज को ऊपर से नीचे तक मॉनिटर पर स्कैन करती है और फिर ऑड रोज के लिए प्रक्रिया को दोहराती है। जब बीम फॉस्फर डॉट्स यानी पिक्सल से टकराती है तो वो चमकना शुरू कर देता है और स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन का अनुभव होता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से लाइट करता है तो ये स्क्रीन पर ये चमकना शुरू कर देता है। ये व्यू स्क्रीन है। इसको पॉज करके आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन गन, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेज है, ये वर्टिकल में होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैक्यूम है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये व्यू स्क्रीन होता है, यहाँ पे लाइट पड़ती है इस तरीके से। LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइस होता है जो कि लाइट के पहले इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल के ध्रुवीकरण गुणों यानी पोलराइजिंग प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करता है। LCD डिस्प्ले अपने बीच एक लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन के साथ में ध्रुवीकरण सामग्री यानी पोलराइजिंग मटेरियल की 2 शीट का उपयोग करती है। तरल पदार्थ से गुजरने वाला करंट क्रिस्टल को एक साथ अलाइन कर देता है ताकि रोशनी क्रिस्टल्स के पार ना जा सके। हर क्रिस्टल एक शटर की तरह होता है जिससे रोशनी या तो गुजर सकती है या रुक सकती है। ये CRT डिस्प्ले से कम बिजली खर्च करता है। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर के मॉनिटर, टेलीविज़न,
टेलीविज़न के स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ियों, कैलकुलेटर इत्यादि के लिए किया जाता है। तो ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिरर है, ग्लास फिल्टर है, पोलराइजिंग फिल्म यहाँ पे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ग्लास ओवर है ये, ग्लास फिल्टर, लिक्विड क्रिस्टल है ये। इसको पॉज करके इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी। एलईडी छोटे डायोड है जो कि लाइट को पैदा करते हैं। डिस्प्ले बनाने के लिए बड़ी संख्या में एलईडी का उपयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि छोटे एलईडी एक मॉनिटर के पिक्सल के रूप में व्यवहार करते हैं। एलईडी डिस्प्ले एक फ्लैट डिस्प्ले है जो कि वीडियो डिस्प्ले के लिए पिक्सल के रूप में लाइट पैदा करने वाले डायोड के एरो का उपयोग करता है। इसकी चमक के कारण ये बाहर धूप की रोशनी में भी नज़र आते हैं और बिल बोर्ड्स के लिए उपयोग किया जाता है। ये है एलईडी। प्लाज्मा पैनल। प्लाज्मा पैनल में नियॉन गैस से भरे डिस्प्ले पैनल होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रम में इलेक्ट्रोड से घिरे होते हैं। जब बिजली का इलेक्ट्रोड के इंटरेक्शन पॉइंट से पास किया जाता है, जब बिजली को इलेक्ट्रोड के इंटरसेक्शन पॉइंट से पार किया जाता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नियॉन गैस बल्बों की चमक बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोड के इंटरसेक्शन द्वारा बने हुए सेल्स दो ग्लास पैनलों के बीच दबे होते हैं। दो ग्लास पैनल के बीच में दबे होते हैं। ये फ्रंट प्लेट ग्लास है और ये यहाँ पे पिक्सल है, ये रियर प्लेट ग्लास है, ठीक है। ये डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक लेयर है, ठीक है। प्रिंटर्स। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग कागज़ या फिर अन्य प्रिंट हो सकने वाली सामग्री पर आउटपुट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से प्रिंटर को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, इंटरपैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनका प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। विभिन्न प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर है। पहला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक मूविंग हेड होता है जो कि कागज पर अक्षरों की फिजिकल इंफॉर्मेशन डालने के लिए रिबन को कागज के विरुद्ध दबाता है। कैरेक्टर की जो छाप कागज पर प्राप्त होती है, ये आप देख सकते हैं, ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो कैरेक्टर की जो छाप कागज पर प्राप्त होती है बारीकी से रखे गए डॉट्स के मैट्रिक्स से बनती है। इन प्रिंटर्स से काफ़ी शोर पैदा होता है और इनकी गति भी धीमी होती है, लगभग 30 कैरेक्टर प्रति सेकंड। ड्रम प्रिंटर। ये है ड्रम प्रिंटर। एक ड्रम जिस पर कैरेक्टर होते हैं वो रिबन के ऊपर रोल करता है और छोटे छोटे हथौड़ों की एक श्रृंखला पेपर को ड्रम के विरुद्ध दबाती है जिससे आउटपुट प्रिंट होता है, ठीक है। ये है रिबन, ये है पेपर, ये है इसका वन ऑफ ईच प्रिंट कॉलम है, ठीक है। ये चेन प्रिंटर। एक चेन जिसमें कि कैरेक्टर रिबन के ऊपर होता है और हथौड़े की एक चेन आउटपुट प्रिंट करने के लिए ड्रम के विरुद्ध कागज को दबाती है, चेन प्रिंटर होता है। ये है चेन प्रिंटर। इसका चेन है, ये रिबन है, ये प्रिंट हैमर्स है, ये बैक ऑफ पेपर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में प्रिंटिंग के मैकेनिज्म और कागज के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में ये आवाज़ नहीं करते हैं और प्रिंटिंग की गति भी तीव्र होती है। तो विभिन्न प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स? इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर में ये है इंकजेट प्रिंटर, इसके कॉर्टेजेस होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में इंक के कॉर्टेजेस होते हैं जो कि आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कागज पर रंगीन स्याही की बूंदों को छिड़कते हैं। इंकजेट प्रिंटर की गति 1 ppm से 20 ppm तक होता है। 1 ppm टू 20 ppm तक होता है इसकी गति। प्रिंटिंग की उच्च गुणवत्ता के साथ गति कम हो जाती है। लेज़र प्रिंटर, ये है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर फोटोकॉपियर डिवाइस के सिद्धांत पर काम करते हैं। एक उच्च तीव्रता वाले लेज़र बीम को ड्रम पर लगाया जाता है जो कि प्रिंट किए जाने वाले डाटा के अनुसार विशिष्ट स्थानों पर चार्ज हो जाता है। ड्रम को फिर टोनर में घुमाया जाता है। टोनर को चार्ज किए गए स्थानों पर ड्रम से जोड़ा जाता है
और फिर आउटपुट प्राप्त करने के लिए इसे पेपर में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रिंटिंग के बाद चार्जेस रिलीज़ कर दिए जाते हैं और शेष टोनर एकत्र कर दिया जाता है। प्लॉटर बहुत उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग उपकरण होते हैं। ये अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के साथ में बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, स्टिकर आदि प्रिंट करते हैं। ये पेन की मदद से वेक्टर इमेज बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है स्पीकर भी आउटपुट है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है जो कि ऑडियो आउटपुट करते हैं। ये कंप्यूटर में संग्रहित डिजिटल ऑडियो सिग्नल को एनालॉग ऑडियो सिग्नल में चेंज करता है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 23। किन्हीं 10 प्रसिद्ध मोबाइल ऐप्स के नाम बताइए। 10 प्रसिद्ध मोबाइल ऐप्स कौन कौन से हैं? फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्काइप, सबवे सफर्स, ट्विटर, क्लीन मास्टर, स्पेस क्लीनर एंड एंटीवायरस, कैंडी क्रश, सेजा और स्नैपचैट। ये 10 प्रसिद्ध मोबाइल ऐप हैं। फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्काइप, सबवे सरफेयर, ट्विटर, क्लीन मास्टर, स्पेस क्लीनर एंड एंटीवायरस, कैंडी क्रश, शेगा और स्नैपचैट। और इसके साथ ही आज का सेशन और फर्स्ट चैप्टर 9 लेसन में से आपका फर्स्ट लेसन समाप्त होता है क्वेश्चन एंड आंसरिंग के। कल के सेशन में हम लोग दूसरा सेट को जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें 10 करके, तो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही कवर करेंगे, लाइव कवर करेंगे और आप सभी उसमें शामिल होइएगा।